नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। और मैं हूं चंद्रकांत। देश की राजनीति में तमाम मुद्दे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, या फिर इसके साथ साथ देश के तमाम राज्य और नेताओं के बयान जो बड़ी सियासी हलचल पैदा कर रहे हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए और इनकी बारीकी को समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा पर। और जी, धन्यवाद चंद्रकांत जी। सबसे पहले सबसे पहले सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूं राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में लगातार प्रचार कर रहे हैं, वहां चुनाव होना है। और का जो निशाना है, जो हमला है, वो प्रधानमंत्री पर है। रैली में उन्होंने कही कि अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि विपक्ष जो चाहता है आज की तारीख में प्रधान। कल एक नया शब्द उन्होंने इजाद किया और उन्होंने ये कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइकिल थी, बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल। अब उसमें एक शब्द और जोड़ रहा है कि हमने साइकोलॉजिकली खत्म कर दिया। ये किस तरह का दबाव राहुल गांधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए चंद्रकांत जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और बीच बीच में आपकी आवाज कट रही थी, इसलिए सवाल मैं पूरा सुन नहीं सका हूं, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है कि जो गंभीर बात है वो आपने कहा है कि राहुल गांधी ने एक नया शब्द गढ़ा है कि अब हमने उनको जो नॉन बायोलॉजिकल थे वो बायोलॉजिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद मोटा मोटी आपका यही कहना है। अगर आप देखेंगे चंद्रकांत जी, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो आधारशिला इस चीज की रखी गई थी 4 जून को, जब नतीजे आए थे 2024 के। और उसके तमाम उदाहरण आपके सामने हैं, चाहे वो लोकसभा का उदाहरण हो, चाहे देश की तमाम रैलियों का उदाहरण हो, चाहे सरकार के निर्णयों का उदाहरण हो। मोदी जी ने जिस तरह से अपने सारे फैसले वापस लिए हैं, आज तो ये सरकार को कहा जाना लगा कि ये एक अनोखी सरकार है, जो रोल बैक वाली सरकार है, जो निर्णयों को वापस लेने वाली सरकार है। क्या ये वही मोदी जी की सरकार है? तो अब ये कहा जाता है कि ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, इसलिए फैसले वापस लिए जा रहे हैं। तो इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई कहने में किसी को गुरेज नहीं है कि मोदी जी बहुत दबाव में है और उनको लग रहा है कि ये मामला बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा और विपक्ष बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। दूसरी चीज अगर आप देख रहे हैं, चाहे वो बिहार की नीतीश कुमार की आप बात करें, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें, तमाम बड़े मुद्दे भी चल रहे हैं वहां पे। कोई लड्डू में मिलावट हो गई, कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, ये दिखाया कुछ और जा रहा है कुछ और। बिहार की राजनीति में आप रोजाना नई नई खबरें, नई नई चीजें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है, जाएगा धीरे धीरे, हमारा बहुत पहले से ध्यान है। मैं आपको एक बड़ी खबर आज यहाँ बताता हूँ, इस पे हम भी थोड़ा सा उसको तूल नहीं देना चाहते थे, नहीं तो हमारे जो दोस्त लोग हैं उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब सारी चीजें धीरे धीरे निकलने लगी तो हम भी उसमें कूद गए। भारतीय जनता पार्टी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके नाम का खुलासा हो चुका है, उनका नाम तय हो चुका है। आरएसएस ने 4 जून को ही तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी होंगे। और झंडेवाला पे रात को 2 बजे तक मीटिंग चली थी और संजय जोशी जी झंडेवाला पे ही थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चल रही है और बेलगाम हो गई है, आरएसएस कहीं ना कहीं उसको लेकर चिंतित है। और ये मानना पड़ेगा कि आरएसएस का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी पे भले ही कम हो गया हो, लेकिन आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मां है, भारतीय जनता पार्टी की बाप है, और ये उसका बच्चा है। तो बच्चा अगर बिगड़ैल हो जाए, बेलगाम हो जाए, तो उसको कंट्रोल लाने के तरीके पेरेंट्स के पास होते हैं। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि ये जिस प्रकार से सारा मामला चल रहा है और आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का ना आना जताता है कि इन्होंने ये कहा है कि हम झारखंड भी जीत रहे हैं, हम महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो छोड़िए, हम आपको मध्य प्रदेश के पैटर्न पे सरकार बना के दिखाएंगे।
इन्होंने ये कहा है कि हरियाणा में भी हम चुनाव जीत रहे हैं और हरियाणा के रिजल्ट के बाद इस पर तत्काल फैसला होगा। हरियाणा में जो संभावनाएं हैं, जो कांग्रेस की पहले सीटें लग रहा था कि 70 सीटें आएंगी, 70 तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आज की परिस्थिति में ये है कि 55 के आसपास सीटें कांग्रेस की आएंगी और कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करके उसको वहीं रोकना चाहती है, उसकी सीटें कम करना चाहती है। उसके तमाम पैंतरेबाजी जो है, मैं सारे नहीं गिनवा सकता आपके सामने, चाहे वो मायावती का गठबंधन कराना हो, चाहे चंद्रशेखर का गठबंधन कराना हो, चाहे बेमेल गठबंधन कराना हो, चाहे वो खाप पंचायत के प्रतिनिधियों को बेंगलोर ले जाना हो, चाहे जोड़ तोड़ करना हो, चाहे अपने जो सहयोगी पुराने हैं उनको इंडिविजुअल चुनाव लड़ाना हो, चाहे उसमें सावित्री जिंदल हो, चाहे कांडा हो, इनको अलग से चुनाव लड़ाना हो और बाद में अपने लोगों को बिठा लेना हो या किसी हल्के कैंडिडेट को खड़ा कर, तो तमाम शाम धाम दंड भेद की रणनीति भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कर रही है। और उसके बावजूद दूर दूर तक हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में 8 अक्टूबर को जो नतीजे आ रहे हैं उसको बनती हुई नहीं दिख रही है और उसके तत्काल बाद मुझे पूरी संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संजय जोशी के नाम के हिसाब से हो जाए। सर, ये तो आपने बड़ी खबर बता दी, बड़ी बात बता दी संजय जोशी के नाम पर। और आप संजय का जिक्र कर रहे थे, मैं एक दूसरे राज्य की भी बात करना चाहता हूं, बिहार की। मैं वहां पर अशोक चौधरी के बारे में बात करना चाहता हूं। अशोक चौधरी बिहार की सरकार में मंत्री हैं। सर, सबसे पहले तो उनके उस पोस्ट की मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूं। उन्होंने लिखा कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। जिसको समझाने में यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। ये जो कविता है, पहली बात तो इसकी टाइमिंग पर बड़े सवाल हैं। अशोक चौधरी जो बात लिख रहे हैं, उसके बाद खबर ये भी है सर, खबर ये भी है कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने अपने आवास बुलाया, सीएम आवास बुलाया। उसके बाद 1-1.5 घंटे तक इनके बीच बातचीत हुई और काफी नाराजगी नीतीश कुमार ने व्यक्त की है। क्या अशोक चौधरी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, पॉलिटिकली वो अनफिट है, एज के हिसाब से अनफिट है? क्या राजनीति में नीतीश कुमार अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं? और क्या क्या इसमें एक और सवाल सर मैं जोड़ना चाहता हूं, क्या अशोक चौधरी किसी तरह के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं? अशोक चौधरी का इशारा बिल्कुल सही है चंद्रकांत जी, और इसका उदाहरण देखने के लिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए उड़ीसा चलना पड़ेगा। अगर आप उड़ीसा की राजनीति देखें तो एक छत्र राज वहां पटनायक परिवार का था और किस तरह पटनायक का सफाया पांडियन नाम के हथियार से किया गया, उसी तरह का हथियार जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लान किया गया था, वो पांडियन थे वहां। और यहाँ बिहार में उनका नाम संजय झा है। आज पार्टी को लगभग उन्होंने कंट्रोल में ले लिया है और नीतीश कुमार के चारों तरफ ऐसा जाल बुन दिया है कि नीतीश कुमार के उस जाल में से निकलना लगभग लगभग नामुमकिन है। किसी भी व्यक्ति को कमजोर करने के लिए उसके चारों तरफ घेरा बनाना पड़ता है और उसके चारों तरफ जो पुराना घेरा उसकी मजबूती का होता है उसको तोड़ना होता है, उसको खत्म करना होता है। किसी भी राजनेता की स्ट्रेंथ उसके सहयोगी साथी होते हैं। अगर आप एक एक साथी को किनारे लगाते चलेंगे, पार्टी से बाहर करते चलेंगे, या फिर आपके इतने लंबे शासन काल में आपके कुछ नौकरशाह आपके बहुत करीबी होते हैं जिन पे आप ब्लाइंड फेथ करते हैं, तो अगर आप पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों में देखेंगे तो नीतीश कुमार के उनके सहयोगी, उनके दोस्त, उनके करीबियों को धीरे धीरे बाहर किया गया। उनके जो करीबी नौकरशाह थे उनको बाहर किया गया, कुछ को आसानी से किया गया, कुछ को तोते गिद्ध मैना के तरीके से किया गया। आप देखेंगे कई सारे ऐसे नौकरशाह हैं जिनके यहाँ ईडी सीबीआई के छापे लग रहे हैं, लगातार ईडी छापामारी कर रही है। कई सारे आईएएस हैं, कुछ आईएएस ऐसे हैं कि वो अगर नहीं ईडी के जाल में फंस पा रहे हैं तो उनके नाती पोते, उनके बच्चे जो कोई व्यापार कर रहे हैं उनको परेशान किया जाए। मतलब आपको ऐसा परेशान किया जा रहा, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा ताकि आप नीतीश कुमार से दूर हो। जब नीतीश कुमार अकेले बच जाएंगे फिर उनको पप्पू घोषित करने में
फिर उनको बुजुर्ग घोषित करने में, फिर उनको बीमार घोषित करने में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप नीतीश कुमार को कह देंगे कि ये बूढ़े हो गए हैं, इनकी याददाश्त चली गई है, इनको वो कौन सी एक बीमारी होती है भूलने की, इनको अल्जाइमर की बीमारी हो गई है, तो आप ये कुछ भी कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार आपके हाथ में है, तामझाम आपके हाथ में। संजय झा एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे नीतीश जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है और उन्होंने मुझे कह दिया कि संजय झा आप ही सब संभालेंगे, तो कौन आएगा आगे? इसकी तमाम आपने परिणति देखी है उड़ीसा में। और दूसरा, उड़ीसा मुझे बनता हुआ लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी की चलेगी तो नीतीश कुमार का हाल उड़ीसा जैसा होगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार पटनायक नहीं है। नीतीश कुमार उस तरह से होंगे कि वो पप्पू बन के, और वो क्या होगा जब कोई शेर आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो आदमी गिर जाता है, सांस थोड़ी देर के लिए रोक लेता है और वो शेर उसको मरा समझ के चला जाता है और फिर वो उठ के हमला करता है। नीतीश कुमार उस तरह के हैं और नीतीश कुमार के पीछे एक ऐसी सेना खड़ी हुई है, अगर वो वहां जाके उसको मना लेते हैं लालू यादव और उसके परिवार के नाम की, फिर उसके साथ मिल जाते हैं, तो फिर लड़ाई शुरू की जा सकती है। इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी है और इसका एहसास नीतीश कुमार को भी है और इसका एहसास तेजस्वी यादव को भी है। तेजस्वी यादव को भी ये पता है कि नीतीश कुमार को एक न एक दिन हमारे साथ आना ही है, इसलिए नीतीश कुमार पे अपने हथियार तेजस्वी यादव नहीं चला रहे हैं। ये सारी खिचड़ी इस तरीके से बिहार में पक रही है जिसकी परिणति आपको आने वाले समय में दिखाई देगी। सर बस चलते चलते एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। भाजपा की एक सांसद है कंगना रनौत। कंगना रनौत का एक बयान आता है किसानों को लेकर। वो कहती हैं कि वो जो कानून वापस ले लिए गए थे, 3 कानून, उनको किसानों पर फिर से लादना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन किसानों के विकास के लिए वो तीनों कानून उन पर फिर से लदने चाहिए। सर इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए चंद्रकांत जी, अगर चाहे कंगना रनावत हो, चाहे इस तरह के जो भी सांसद भारतीय जनता पार्टी में है, ये सिर्फ एक टूल का काम करते हैं और इनके कहने ना कहने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर वो किसानों के पक्ष में कह रही है तब उससे किसान खुश होकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे देंगे, और अगर वो किसानों के विरुद्ध कुछ कह रहे हैं तो किसान तो पहले से ही नाराज है। तो ये जो टूल टाइप के लोग हैं, टूल टाइप के नेता है। अब कंगना रानावत की एक्सपर्टीज क्या है? क्या वो खेती किसानी के बारे में विशेषज्ञ है? वो खेती किसानी के बारे में बहुत ज्यादा जानती हैं। उनका परिवार किसान है क्या? उन्होंने 10-20 साल जीवन के खेती किसानी में लगाए हैं क्या? उसका हश्र आप देख चुके हैं चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पे किसानों का, कि क्या हुआ था किसानों के मामले में उसको। तो इनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये न्यूज चैनलों पे उनके जो गोदी मीडिया है वो थोड़ी देर खबर चलाएगा, एक माहौल बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब देखिए, मैंने आपको बार बार उस चीज को कहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी रूपी जो रोगी है, जो बीमार है, उसको पहले हमने मुजफ्फरनगर में पकाया, फिर मेरठ के हॉस्पिटल में पकाया, अब हम दिल्ली के एम्स में ले आए और दिल्ली का एम्स जो उसका इलाज करने में लगे हुए हैं बड़े बड़े डॉक्टर, वो इंजेक्शन लगाते हैं लेकिन उसमें हलचल हो नहीं रही है। तो अब इसको जिंदा रखना, अब इसको बचाए रखना बहुत मुश्किल है। अब चाहे कंगना रनावत आ जाए और चाहे मनोज तिवारी आ जाए और चाहे जितने अभिनेता, चाहे रामचंद्र जी भगवान बन के आ जाए मेरठ से, अब भारतीय जनता पार्टी को बचाना नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर आपको आने वाले समय में अलग दिखेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है, आरएसएस समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? ये गिने चुने लोग हैं जो बोल रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी में, 20 साल, 25 साल, 30 साल से लोग हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो कर्नाटक के सांसद जो आए थे 7 बार वाले, उन्होंने कहा था कि हमारी वो क्यों नहीं, वो क्यों किसानों की बात नहीं कर रहे हैं? राजनाथ जी क्यों किसानों की बात नहीं कर रहे हैं? दूसरे जो पुराने नेता है वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? शिवराज चौहान क्यों नहीं किसानों की बात कर रहे हैं? ये मैडम किसानों की बात करेंगी? तो ये सब सगुफेबाजी है कि मीडिया में चल जाए, 2 दिन खबर डाइवर्ट करने के लिए इनको भेजा जाता है कि ये चीजें ना चलें, अब हरियाणा की खबरें ना चलें। और वो अब आपने भी देखे, सब कुछ छोड़ छाड़ के कश्मीर में क्या हो रहा है, चुनाव का क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, ना छोड़ के कंगना रनावत पे 2 मिनट लगा दिए ना,
तो यही तो उनकी रणनीति है, यही तो उनकी स्ट्रेटजी है और हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो खाली शगुफा है, इसके अलावा कंगना रनावत का किसी भी बयान का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सर, और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है 4 जून के बाद से बहुत बदली है, और एक नया खुलासा, एक नई बड़ी खबर आप आज के इस वीडियो में देकर जा रहे हैं भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, कि संजय विनायक जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं और बिहार में उड़ीसा जैसा कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस बातचीत के लिए, आपने बहुत वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर।